हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला मुद्दा है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो हमारे देश में इक्वालिटी के क्या हाल रहे, इस चीज़ का आइडिया अब आपको लग चुका होगा कि हमारे देश में किस तरीके से अलग अलग लेवल पे इनइक्वालिटीज़ रही हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये इनइक्वालिटीज़ सिर्फ हमारे देश में रही हैं। आप अगर बाकी पूरी दुनिया की बात करें तो हर देश में, मतलब हर देश में तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर देशों में ऐसा रहा है कि कोई एक ऐसा तबका या कोई एक ऐसा समाज ज़रूर रहा है जिसको हमेशा दबाया गया है। ऐसा हमेशा ज़रूर रहा है। आप जैसे सोचते होंगे कि जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो लोगों को सोच के लगता होगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, तो यहाँ किसी भी तरीके का इनइक्वालिटी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे उन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इनइक्वालिटी चलती है, उसमें किस लेवल पे चलती है कि मुस्लिम्स में कौन सा सेक्ट है वहाँ पे, वो शिया मुस्लिम है कि सुन्नी मुस्लिम है कि वहाबी मुस्लिम है कि अहमदिया मुस्लिम है कि वो इतने सारे डिविजन्स हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग डिविजन्स हैं। और कल्चर के लिहाज से कुछ नहीं तो अलग अलग कल्चर की, ये कुर्द वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लेवल पे। तो हमेशा इनइक्वालिटीज़ रही हैं देश के, हर देश के क्या, दुनिया के किसी भी देश में एक ऐसा समाज ज़रूर होता है जिसको हमेशा दबा के रखा जाता है। और ज़्यादातर ये समाज कौन होते हैं, जो कि उस देश के थोड़े कम पावरफुल या फिर संख्या में कम हो, किसी भी सेंस में कमज़ोर हो, उनको दबा के रखा जाता है। और अगर कोई समाज नहीं मिला तो औरतें तो हैं ही, फिर औरतों को तो हमेशा हर ही जगह हर ही देश में दबा के रखा गया है। खैर, तो अब हम बात करते हैं जब दूसरे डेमोक्रेसीज की वहाँ पे इक्वालिटी के क्या हाल हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक देश का जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज अ बिग इशू। कई सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे ये आइडिया ऑफ इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से और आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स who were brought over from Africa continue to describe their lives today as unequal। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 3 रेसेस के लोग रहते हैं। सबसे पहले नेटिव अमेरिकन्स, जो कि नेटिव्स हैं अमेरिका के। दूसरे हैं वाइट लोग, जो कि बेसिकली यूरोप से आए थे अमेरिका और अमेरिका में सेटल हो गए। और तीसरे हैं जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है। और ये जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन जो कम्युनिटी है, ये कौन लोग हैं? ये लोग अमेरिका के नहीं हैं, नेटिव्स नहीं हैं, ये लोग यूरोप से भी नहीं आए, ये लोग आए थे अफ्रीका से। जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज, इनको अफ्रीका से लाया गया था स्लेव्स बना के। ये जो वाइट यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स कह लीजिए, यही ब्रिटिशर्स अफ्रीका भी पहुंचे थे और अफ्रीका से वहाँ के लोगों को पकड़ के स्लेव्स बना के ये ले जाते थे अमेरिका में, जिससे कि अमेरिका के खेतों में काम करवा सके और अमेरिका की खदानों में काम करवा सकें। तो उन लोगों को स्लेव्स बना के रखते थे अमेरिका में। तो अमेरिका में इन लोगों की भी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई। तो अब अमेरिका में 3 रेसेस के लोग हो गए और इन 3 रेसेस में ये जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, जिनके एंसेस्टर्स को स्लेव्स बना के लाया गया था अफ्रीका से, ये अपनी ज़िंदगियों को आज के टाइम में भी अनईक्वल बताते हैं कि इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है और इनको आज भी इनके देश में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाए हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं मिल पाती हैं। It is despite the fact that there was a public movement in the late 1950s called Civil Rights Movement for Equal Rights of African Americans। और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, ये इस चीज़ के बावजूद होता है कि लेट 1950s में, लेट 1950s यानी कि 1955 के आसपास के आगे का जो टाइम था, उस टाइम पे एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ अमेरिका में और जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। और ये मूवमेंट किस लिए था? ये पब्लिक मूवमेंट था, यानी कि पब्लिक एजिटेशन कर रही थी सरकार के खिलाफ। और ये मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, इसलिए था कि इक्वल राइट्स मिले अफ्रीकन अमेरिकन्स को।
Prior to this movement, African Americans were treated unequally in United States and denied equality through law. The laws of segregation were followed. अब ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, इस मूवमेंट से पहले जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी, उनके साथ बहुत अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था बाय लॉ। वहाँ के कानून में लिखा था, वहाँ पे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होते थे अमेरिका में। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब ये होता था कि जो अलग अलग रेसेस के लोग हैं वो अलग अलग रहेंगे। तो अब जो वाइट लोग हैं, वाइट लोग अलग रहेंगे, ब्लैक लोग अलग रहेंगे। तो अब कहने में तो ठीक लगता है कि दोनों रेसेस के लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन अब जब पूरा देश ही इन वाइट लोगों का है, देश के सारे रिसोर्सेज इनके पास हैं, हर चीज़ इनके पास है, तो ये ब्लैक लोग जाएंगे कहाँ? अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो स्कूल हैं देश में वो ज़्यादातर वाइट लोगों के पास हैं। वाइट लोगों के स्कूलों में ब्लैक्स पढ़ नहीं सकते हैं, ब्लैक्स के पास अपने स्कूल है नहीं। अगर स्कूल बना भी दिया जाए ब्लैक्स के लिए तो ब्लैक लोग ही पढ़े लिखे नहीं, तो वहाँ पढ़ाएगा कौन? वाइट लोग जाके पढ़ाएंगे नहीं, तो ब्लैक कम्युनिटी करेगी क्या? हॉस्पिटल्स वाइट के अलग होंगे, हॉस्पिटल सिर्फ वाइट्स के पास हैं, ब्लैक लोगों के लिए हॉस्पिटल कोई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि सरकार में भी ब्लैक लोगों का कोई हक नहीं है, ब्लैक लोगों के पास कोई राइट्स नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लैक लोग हमेशा गुलाम रहे, वो आगे भी गुलाम रह जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये असर्ट किया, ये पब्लिक मूवमेंट किया कि हमें भी इक्वल राइट्स मिलें, ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये ख़त्म किया जाए। अब जब देश में सारे स्कूल ही इन्हीं लोगों के हैं, सारे रिसोर्सेज इन लोग के हैं, तो हमें भी भागीदारी मिले। तो इस वजह से ये सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ अमेरिका में। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, जो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो शुरू कैसे हुआ। तो जब भी कोई रेवोल्यूशन यानी कि कोई पब्लिक अनरेस्ट या कोई पब्लिक मूवमेंट जब शुरू होता है, तो वो इस तरीके से होता है कि पब्लिक यानी कि जो आम जनता है, एक अच्छा खासा वर्ग लोगों का, उनके अंदर नाराज़गी भरती जाती है और वो नाराज़गी भरी रहती है लोगों के अंदर। और कुछ एक ऐसा मामला आ जाता है, कुछ एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जिस मुद्दे पे वो सारी नाराज़गी बाहर निकल आती है और वहाँ से पब्लिक मूवमेंट शुरू होता है। फिर पब्लिक मूवमेंट बढ़ता है और तब जाके कोई चेंज आता है सिस्टम में। तो अब ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? लोगों के अंदर नाराज़गी भरी थी, जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी उनके अंदर ये नाराज़गी हमेशा से थी कि हमें ना एजुकेशन मिलती है, ना हमें कोई एम्प्लॉय करता है, कोई भी ब्लैक आदमी को रखता नहीं नौकरी पे। तो जब आप पढ़ने को नहीं दोगे, नौकरी नहीं दोगे, कोई रिसोर्सेज में हिस्सेदारी नहीं है, कोई पब्लिक चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ भी करेंगे तो हमें अलग से उसके लिए लॉज बने हैं, तो हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। हमें स्लेवरी का सिस्टम ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो नाराज़गी भरी हुई थी। एक इंसिडेंट जो हुआ, जिस इंसिडेंट ने इस नाराज़गी को बाहर निकाला और एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ, वो इंसिडेंट आपको बताता हूँ। वो इंसिडेंट ये था, रोज़ा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। तो अब रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसमें क्या था कि अलग अलग रहेंगे रेसेस के लोग। तो अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें, अब जैसे बस है, तो बस तो चाहिए, सबको चाहिए। तो अब बस में सिस्टम ये बनाया गया कि जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोग बस के पीछे बैठेंगे और बस के आगे की तरफ वाइट लोग बैठेंगे। और एक और रूल था कि कोई भी वाइट आदमी खड़ा नहीं होगा। अगर कोई ब्लैक आदमी बैठा है और कोई वाइट आदमी आ जाए और कोई खाली जगह नहीं है, तो उस किसी ब्लैक आदमी को अपनी जगह छोड़नी है और वो वाइट आदमी उसकी जगह पे बैठेगा। यानी कि ब्लैक लोग खड़े रहेंगे, वाइट लोग बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वाइट लोग खड़े हैं, ब्लैक लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूल था, वहाँ का कानून था। तो अब रोज़ा पार्क्स, ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, ये शाम का वक्त था, ये अपने ऑफिस से आ रही थी, बहुत थकी हुई थी और ये आराम से अपनी सीट पे बैठी थी। उसी टाइम पे एक वाइट आदमी आया और उस टाइम बस में कोई जगह नहीं थी। तो अब उस वाइट आदमी ने रोज़ा पार्क्स से ये कहा कि तुम अपनी जगह से उठो, मुझे बैठना है यहाँ पे। और रोज़ा पार्क्स ने इनकार कर दिया। और बहुत बड़ी बात थी ये कि एक ब्लैक वुमन होकर, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन होकर
एक वाइट आदमी को इनकार कर देना कि मैं अपनी जगह नहीं दूंगी तुम्हें, ये बहुत बड़ा एक एजिटेशन के तौर पे बढ़ा, क्योंकि जब मामला बढ़ा, विवाद हुआ, तो एक बहुत बड़ा एजिटेशन आया पूरी कम्युनिटी की तरफ से, जितने अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1955, और ये घटना है 1955 की। Her refusal that day started huge agitation among the unequal ways in which African Americans were treated and was known as civil rights movement। और उनके इस रिफ्यूजल से जो विवाद खड़ा हुआ, उस विवाद से एक ह्यूज एजिटेशन यानी कि एक बहुत उत्तेजना आई लोगों के अंदर, और जितनी अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी थी उस कम्युनिटी ने एक मास मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। और इस मूवमेंट को बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने लीड किया, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, माल्कम एक्स, लेविस डे और रोजा पार्क्स। ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, और ये मूवमेंट सालों साल चला। और इन तमाम सालों के बीच में सैकड़ों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला गया, उनको टॉर्चर किया गया। सरकार ने, यूएस गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश करी कि इस मूवमेंट को दबाया जाए, लेकिन ये मूवमेंट नहीं दब रहा था। तो फाइनली 1964 में जाके यूएस गवर्नमेंट ने इस बात को माना और सिविल राइट्स एक्ट बनाया, यानी कि एक कानून बनाया अमेरिका की सरकार ने। और ये कानून कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वो किसी आदमी की रेस पे हो, चाहे वो किसी आदमी के रिलीजन पे हो, चाहे उसके नेशनल ओरिजिन पे हो कि वो किस देश से आया है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इसका क्या मतलब है कि अब जितनी चीज़ें बंद थी, जितने दरवाजे बंद थे दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए, उन दरवाज़ों को खोला गया। अब जो वाइट लोगों के स्कूल थे, उन स्कूलों में ब्लैक्स के बच्चे भी पढ़ सकते थे, उन हॉस्पिटल्स का यूज़ ब्लैक्स भी कर सकते थे, उन पब्लिक स्पेसेस का यूज़ कर सकते थे, पूरे देश का यूज़ कर सकते थे। क्योंकि जब पूरा देश ही वाइट यूरोपियंस ने बसाया है, तो उनके बिना तो आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो आप। तो अब आप यूज कर सकते हो देश, दरवाजे खुले हैं देश के अब आपके लिए। ये हुआ सिविल राइट्स एक्ट में। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स। और अब इस कानून के तहत ये हुआ कि जितने भी स्कूल्स थे उन सारे स्कूल्स को ओपन किया जाएगा अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए। और अब इन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को अलग सेपरेट स्कूल्स में अटेंड नहीं करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या थी सेपरेट स्कूल्स की? स्कूल तो बना दिए लेकिन पढ़ाएगा कौन, और जो पढ़ाएगा वो किस लेवल का है? क्योंकि वो जो पढ़ाएगा वो भी तो ब्लैक कम्युनिटी से होगा, और ब्लैक कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी इतना कम पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ाएंगे क्या? तो एंड रिजल्ट क्या होगा? आप पढ़ तो लोगे, पढ़ना इशू नहीं है, लेकिन आपको compete करना है उन लोगों से जिन लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट लोगों से मिल रही है। आप compete कैसे कर पाओगे? compete नहीं कर पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, और पीछे रह जाओगे तो आपकी पूरी कम्युनिटी ऐसी ही रहनी है। तो इस वजह से ये सब जब चीज़ें ओपन हुई तो काफ़ी मदद मिली उनको, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। Despite this, a majority of African Americans continued to be among the poorest in the country. They have to attend government schools that has very less facilities and poorly qualified teachers as compared to the white students who go to the highly rated private schools. तो अब देश खोल तो दिया गया इनके लिए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से ये लोग फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उन स्कूलों की फ़ीस तो भरनी पड़ेगी आपको। पहले तो आपको अलाउड ही नहीं था, अब अलाउ हो गया है, लेकिन फ़ीस तो भरोगे। तो बहुत कम ही लोग अटेंड कर पाएंगे उन स्कूल्स को। और आज भी जो मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं वो सबसे गरीब लोग हैं अमेरिका के, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे, कभी नहीं रहे। और 1950s में तो इनको राइट्स मिले हैं, कितना साल हुआ ही है। तो बस धीमे धीमे इनकी कम्युनिटी राइज कर रही है, आहिस्ते आहिस्ते। तो अब ये चैप्टर अब अपने कंप्लीशन की तरफ जब बढ़ रहा है, तो हम इस चैप्टर को एंड करेंगे हमारे देश का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 15 पढ़ के। The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.
कि जो राज्य है, स्टेट, कानून की भाषा में देश को स्टेट कहा जाता है, तो कहा गया है कि जो राज्य है वो लोगों में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे रेस के बेसिस पे हो, चाहे कास्ट के, चाहे सेक्स के, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ के, किसी भी बेसिस पे राज्य अपने देश के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। No citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to कि कोई भी सिटीजन, देश का कोई भी नागरिक जो हमारे देश का आदमी है, उसको किसी भी सेंस में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी सेंस में किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, किसी भी तरह की लायबिलिटी या किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं लगाया जाएगा। किस सेंस में? इस सेंस में कि एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, कि कहीं पे कोई भी दुकान वो जा सकता है, कहीं पे भी अपनी दुकान खोल सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट्स में कोई मनाही नहीं हो सकती कि किसी भी रिलीजन या किसी भी रेस या किसी भी कास्ट के लिए। जो होटल्स हैं या जो पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह हैं वो सबके लिए ओपन रहेंगी। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शियली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, कि जो भारत के राज्य ने जो अपने स्टेट फंड्स का यूज करके, यानी कि जो बजट होता है, जो देश का पैसा है, जो लोगों के टैक्सेस से ही आया है, अब उससे कोई चीज़ बनी है, भले ही वो पूरी तरीके से बनी हो चाहे पार्शियली बनी हो, लेकिन अगर जनरल पब्लिक के लिए कोई चीज़ बनी है, कोई जगह बनी है, तो वो जनरल पब्लिक के लिए हमेशा ओपन रहेगी। और पब्लिक का मतलब देश का नागरिक। अब देश का नागरिक का मतलब जो देश में रहता है, भले ही वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी जगह का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, देश सबका है और ये सब जगहें सबके लिए खुली रहेंगी। ये राइट टू इक्वालिटी है जो हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के लोगों को दिया है। तो अब लास्ट में हम देखते हैं चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र एक ख्याल होता है और ये ख्याल बस इतना है कि आपको उस ख्याल की तरफ काम करते रहना है, तब जाके आप लोकतंत्र बन पाओगे। किसी किताब में लिख देने से कि डेमोक्रेसी, देश लोकतंत्र नहीं बन जाता, और अगर बन भी जाता है तो लोकतंत्र बरकरार रहे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी दुनिया का देश, कोई भी देश इंक्लूडिंग हमारा अपना देश, आप ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है, पूरी तरीके से वो लोकतांत्रिक है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग का सिस्टम है, जिस तरीके से सरकारें बनने का सिस्टम है, तमाम जितने सिस्टम्स हैं, ये सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं इनमें, और इस वजह से किसी भी देश को आप कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हो। डेमोक्रेसी एक ख्याल है, उस ख्याल की तरफ आप काम करते रहो, डेमोक्रेसी बनने की तरफ हमेशा। We have to try to expand the idea of democracy and push for the greatest recognition of equality on existing as well as new issues. और डेमोक्रेसी ये जो ख्याल है, ये हमेशा आपको काम करते रहना पड़ेगा डेमोक्रेसी के लिए, और चाहे पहले के मुद्दे हों जो पहले से एग्जिस्ट करते हो या फिर जो नए मुद्दे उभर के आ रहे हैं, उन मुद्दों में किस तरीके से इक्वालिटी रहे, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जो हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स रहे हैं, उन्होंने जो हमारे देश में लिखा है डेमोक्रेसी, वो हम सब की जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी बरकरार रहे हमेशा। तो ये था क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर, इक्वालिटी। चलिए फिर, थैंक यू।